नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो मेन पार्ट्स हैं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, चाहे बोर्ड की तैयारी के लिए हो या प्री बोर्ड की तैयारी के लिए हो, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें इस पॉइंट में, इस चैप्टर में करना क्या क्या है। एक तो हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करना, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कंडीशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं उनके उपयोगिता के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर उनको पहचानना, कुछ डिफरेंस, और जो 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 4 या 5, उन पर हम बारी बारी से बात करेंगे। तो इस स्क्रीन को जब भी आपको ज़रूरत हो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको समझने की कोशिश करें। आइए हम इन एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र C6H6 है, 6 कार्बन की एक क्लोज चेन है जिसमें 6 कार्बन एक बंद श्रृंखला में एकांतर क्रम में, ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल एंड डबल। ईच कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आपको लगाना है। अब हम देखते हैं एथीन। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। जैसा नाम से स्पष्ट है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और ईच कार्बन एटम पर, हर कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रोपेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, 3 कार्बन की एक श्रृंखला। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, ईच कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो साथ के साथ हम इनके बॉन्ड्स भी काउंट कर सकते हैं। आप नंबरिंग कहीं से भी करें, जितने भी बॉन्ड हैं हम इनको काउंट कर लें तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हमारे आ जाते हैं। देन साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन, जहां हम उसकी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी करें और इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी करें। साइक्लो का मतलब है एक बंद श्रृंखला, 5 कार्बन की एक बंद श्रृंखला है। फॉर्मूला है इसका C5H10। ईच कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये हमने किया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन, एथीन, प्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करना। तो जैसे प्रोपेन का दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें बॉन्ड्स कितने हुए? 10। फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछा साइक्लोपेंटेन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो साइक्लोपेंटेन में कितने बॉन्ड्स हुए? 15। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम करते हैं आइसोमेरिज्म। अब हम आइसोमर देखते हैं, समावयवी देखते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। तो आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं और जो उनकी जो संभावित संरचनाएं हैं अलग होती हैं, हालांकि जो
इसके पार्ट्स हैं डिटेल में आइसोमर के, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। हमें सिंपल आइसोमर दिखाने हैं कि इनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकती हैं। तो इसमें एक सिंपल सी आप ट्रिक याद रखें ब्यूटेन और पेंटेन में। पहले आप एक सीधी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन बना लें, एक कार्बन को बचाएं, बीच के कार्बन पर लगाएं। ये हमने एक स्केलेटन तैयार किया और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी को केवल बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी आप करके आ सकते हैं, चाहें तो आप हाइड्रोजन भी इसमें दर्शा सकते हैं। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ब्यूटेन है। इसमें भी इसी तरीके से ईच कार्बन की वैलेंसी को 4 कर लें। ये आइसो ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसो ब्यूटेन। तो एक संरचना ब्यूटेन की ये बनती है और दूसरी ये। अब इसी तरीके से हम पेंटेन के आइसोमर बनाते हैं। C5H12। इसी तरीके से 5 कार्बन की पहले एक सीधी श्रृंखला बनाएं। अब एक कार्बन कम करते हुए अगली श्रृंखला बनाएं। जो एक कार्बन बचा है वो किनारे को छोड़ें, बीच में किसी भी कार्बन पर लगाएं, इस पर लगाएं या इस पर लगाएं। वैलेंसी आप 4 करें। नेक्स्ट फिर एक कार्बन कम करें, पहले 5 लिए फिर 4 लिए, अब 3। बचे हुए 2 कार्बन को किनारों को छोड़ें, बीच में लगाएं और हर कार्बन की वैलेंसी को 4 करते जाएं। तो इस तरीके से आप ये समवाय भी पा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो परीक्षार्थी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, NH3, N2, S8, साइक्लोपेंटेन, जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। बट ये जो ऊपर वाली 4 दे रखी हैं ये कंडीशन के हिसाब से भी आ सकती है कुछ इस तरीके से। एन एलिमेंट X, इट्स एटॉमिक नंबर 7 belong to group number 14 writes its oxide और writes its hydride। यानी अगर हम कार्बन को देखें जिसकी एटॉमिक नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्साइड क्या है? CO2। अगर हाइड्राइड पूछता है तो मीथेन। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड का पूछ सकता है कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 16, ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है और इसका हाइड्राइड क्या होगा? तो H2S, या अगर वो X की फॉर्म में दे रहा है तो H2X की हमें इलेक्ट्रॉन डॉट बनानी है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दे करके उसके हाइड्राइड को पूछा जा सकता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट को करें हमें सिंपल 4 या 5 एलिमेंट के बैलेंसर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। स्पेशली कार्बन बैलेंसर इलेक्ट्रॉन इसके पास 4, हाइड्रोजन बैलेंसर इलेक्ट्रॉन 1, सल्फर बैलेंसर इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर और ऑक्सीजन O एंड S इस तरीके से याद रखिए। FCl Br इनके 7 याद रखें, नाइट्रोजन 5 याद रखें। अब हमें CO2 का करना है तो CO2 के बैलेंसर इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास? 4। अगर हम CO2 की कर रहे हैं या CH4 की कर रहे हैं, CH4, ईच हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो बनी हुई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इस पेज को मैं सबसे लास्ट में साझा कर दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूं मीथेन। तो सबसे पहले क्या करें, एक कार्बन ये शेयर्ड हिस्से को दिखाएं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस है उतने ही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंपॉर्टेंस है। अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जैसे सल्फर के पास
2 इलेक्ट्रॉन तो साझे में चले जाते हैं, लेकिन जो 4 हैं वो उसके आसपास दिखाने जरूरी होते हैं, कार्बन के पास बचते नहीं है। ये साझे में हम इसको दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। CO2, CH4, H2S, NH3, N2 ऐसे। अब हम चलते हैं होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। इससे जुड़े हुए प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी होती क्या है? ऐसी कोई श्रेणी जो एक सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप से बनी हो। आपको बुक से 4 पॉइंट जो टेबल है, ये फंक्शनल ग्रुप याद भी रखने हैं, हालांकि नोमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है। अल्डिहाइड, CHO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, ओलिफिन्स या ईन्स, इनमें 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इन सीरीज में, एल्कीन सीरीज में फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि शर्त क्या है, 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो। इसी तरीके से आयन सीरीज में 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इसका प्रथम सदस्य बनता नहीं है। एन, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से किए जा सकते हैं? या तो ये ऐसे कह सकते हैं कि एल्कोहल के कोई 2 होमोलोग लिखो। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। किसी 2 होमोलोग के बीच में CH2 या मास के हिसाब से देखें तो 14U का डिफरेंस होता है। इनको एक सिंपल जनरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल मेथड ऑफ जो प्रिपरेशन है वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बढ़ती जाती है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस तरीके से एक प्रश्न दिया कि A और B 2 कोई होमोलोग्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास 90 केल्विन एंड 108 केल्विन है, तो किसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा? तो अभी जैसे हमने कहा था कि जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। तो B का मॉलिक्यूलर मास A के मॉलिक्यूलर मास से अधिक होगा। दूसरा फॉर्मेट क्या है? आपको 2 एलिमेंट दे देगा, वो दूर दूर उनके मॉलिक्यूलर मास होंगे। फॉर एग्जांपल A जिसका मॉलिक्यूलर मास 50 है और B जिसका मॉलिक्यूलर मास 78 है, तो क्या ये एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं? तो इसमें करना क्या है, आपको जो हायर मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उसमें से लोअर मॉलिक्यूलर मास को माइनस करके 14 से डिवाइड करके आप देख लें। अगर ये 14 के मल्टीपल में है तो होमोलोगस है, अदरवाइज होमोलोगस नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है एल्केन सीरीज के फर्स्ट 2 मेंबर्स के नाम लिखो या होमोलोग लिखो, या एल्कीन सीरीज के फर्स्ट 2 होमोलोग लिखो। तो एल्कीन जब एल्काइन में पूछते हैं तो बच्चा 1 कार्बन से करता है, लेकिन आपको यहाँ पर एल्कीन एल्काइन में 2 कार्बन से स्टार्ट करना है। C2H4, अगला क्या होगा, 1 कार्बन बढ़ाएं और 2 हाइड्रोजन। एल्काइन का पूछता है तो फर्स्ट मेंबर C2H2 और अगला हो जाएगा C3H4। एल्कीन का पूछता है तो फर्स्ट मेंबर जो एग्जिस्ट करता है CH4, अगला है C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इसी तरीके से आपको कुछ कंपाउंड देकर के एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन पहचानने के लिए दिया जा सकता है। तो आप चाहें तो इन, इन, आइन, इनके जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग याद रख लें, सबसे पहले आपको इन का याद रखना है। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। इन, इसके अंदर जितने कार्बन उससे 2 हाइड्रोजन ज्यादा, और आइन में एल्कीन से 2 हाइड्रोजन
कम। तो आपसे पूछा कि C4H10 सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो फर्स्ट हमारा सैचुरेटेड, इसके अंदर ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई भी एग्जांपल दे रखा हो उसको डबल करके देख लीजिए। मान लीजिए C4 दिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारे पास 8। तो अगर 8 या उससे कम है तब हमारे पास एन या आयन है, 8 से ज्यादा हाइड्रोजन है तब आप उसको एन या सैचुरेटेड, एल्केन या सैचुरेटेड लिख सकते हैं। तो कोई भी एग्जांपल दे रखा हो उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को भी इस प्रकार हम पहचान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हमें दे रखे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, तो उनकी इंपॉर्टेंस के आधार पर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कार्बन के ऐसे एलोट्रॉप का नाम बताओ जो विद्युत का सुचालक है या गुड कंडक्टर है, या हार्डेस्ट एलोट्रॉप्स का नाम बताओ, या एक ऐसे एलोट्रॉप का नाम बताओ जो फुटबॉल की आकृति जैसा है। अब पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप दो ही याद रखें कि आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कोवैलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड जनरली हाई ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोवैलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते हैं ड्यू टू वीक फोर्सेज। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी डिफरेंस आप कर सकते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, और अनसैचुरेटेड की अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड गर्म करने पर या जलाने पर, दहन करने पर, कंबसन पर ब्लू फ्लेम के साथ, क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं अगर उनका प्रॉपर कंबसन, कंप्लीट कंबसन कराया जा रहा है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है येलो फ्लेम के साथ और मोर सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक हो जाती है। अब हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो अब इस चैप्टर के हम लास्ट जो पार्ट है इसका, कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं 5, उन पर चलते हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्यों, या वाई कोवैलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल लिखना है, ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ आयंस, जल योजित होकर वाटर में घुलने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद ये आयंस में नहीं टूटते, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं क्यों। तो इसका कारण यही है कि वीक बॉन्डिंग, पुअर बॉन्डिंग होती है जिसके कारण से इनके गलनांक उतना कम होते हैं। वाई कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन विशाल मात्रा में यौगिक क्यों बनाता है, या वर्सेटाइल नेचर, सर्वतोमुखी प्रकृति कार्बन की क्यों है। तो इसका दो ही कारण है, एक तो है कैटिनेशन, ड्यू टू कैटिनेशन श्रृंखलन गुण, एंड ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, और ड्यू टू स्मॉलर साइज, छोटा आकार, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, श्रृंखलन बोलते हैं हम इसको, स्वतः बंध बनाने की क्षमता, कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है, सीधी शाखा में जुड़ सकता है, शाखित ब्रांच में जुड़ सकता है, और साइक्लिक फॉर्म में। टेट्रावैलेंसी, संयोजकता 4 या चतुष्फलकीय संयोजकता, छोटा आकार। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, वाई ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या किस गुण के कारण ग्रेफाइट का उपयोग हम ड्राई सेल के अंदर करते हैं। तो क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर बाय इट्स शोइंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है वाई कार्बन नॉट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड
कार्बन आयनिक यौगिक क्यों नहीं बनाता है, ये अभी मैंने लिखा है इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। या कार्बन C4 पॉजिटिव C4 नेगेटिव दोनों ही नहीं बना पाता, या कार्बन केवल सहसंयोजक यौगिक ही क्यों बनाता है। तो अगर हम इसको देखें, कार्बन C4 पॉजिटिव की केस में क्या होगा कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते, 2, क्योंकि जनरली कार्बन के पास देखें हम तो 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव मीन्स क्या है कि इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 2 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल होता और ऐसा करने में उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती, तो इसलिए C4 नहीं बना पाता। इफ कार्बन फॉर्म C4 नेगेटिव, अगर ये C4 नेगेटिव भी बनाता तो ऐसे करने में क्या होता है कि 6 तो प्रोटॉन होते इसके नाभिक के पास और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, 6 + 4, 6 इट्स ओन एंड 4 गेन जो इसने लिए हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में भी इसको होल्ड करना संभालना मुश्किल होता, हैंस नाइदर कार्बन फॉर्म C4 पॉजिटिव नॉर C4 नेगेटिव। सो ओनली वन वे लेफ्ट फॉर कार्बन टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम एक बार जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उनको और देखने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मीथेन, इधर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये शेयर्ड सेगमेंट है और ये इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाइट्रोजन, ईच नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और 2 अनशेयर्ड जो इसके पास दिखाए गए हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड बिना साझे के बचे रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा हो रहा है और इस 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया की स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल, प्रोपेन एंड देन साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर को भी दी है और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हमने लिखने की कोशिश की है। थैंक यू।